सुकरात आमतौर पर यह कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इसलिए वाइज हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन इस डायलॉग में सुकरात पहली बार कहता है कि द ओनली थिंग आई से आई नो इज द आर्ट ऑफ लव, यानी मैं एक ही चीज जानता हूं और वो ये है कि मैं इश्क का फन जानता हूं। यानी ये बड़ी अजीब बात है, सुकरात कभी इस तरह का दावा करता नहीं है कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, लेकिन इस डायलॉग में बोलता है कि मैं इश्क का फन जानता हूं। वो कहता है कि इश्क ना खूबसूरत है ना बदसूरत है, इश्क ना गरीब है ना अमीर है, इश्क ना जवान है ना बूढ़ा है, इश्क ना फानी है ना लाफानी है, यानी ना इमोर्टल है ना मोर्टल है। इमोर्टल से मुराद खुदा और मोर्टल से मुराद इंसान। तो वो कहता है ना इश्क खुदा है ना इश्क इंसान है, इंसान और खुदा के दरमियान कलाम इश्क के जरिए होता है। सुकरात कहता है कि इश्क चाहता है कि वो हर हसीन चीज पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर ले। आज हम बात करेंगे अफलातून के लिखे हुए 16वें डायलॉग सिंपोजियम की। सिंपोजियम का टॉपिक है इश्क, और ये एक टिपिकल डायलॉग नहीं है जिसमें सुकरात किसी से बहस कर रहा है। इस डायलॉग में 6 स्पीचेस की जाएंगी और उन सारी स्पीचेस का टॉपिक है इश्क। तो ये टिपिकल डायलॉग नहीं है। छठी तकरीर सुकरात करेगा और बहुत ही खूबसूरत तकरीर है, बहुत ही पढ़ने वाली तकरीर है, यानी छोटी सी तकरीर है 4-5 पेजेस की। हम इस वीलॉग में आपको उस तकरीर की समरी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आप जाके वो तकरीर जो सुकरात ने की है इश्क पर सिंपोजियम में वो जरूर पढ़ें। वो बहुत ही डीप और बहुत ही रिच तकरीर है। देखिए, लोग समझते हैं कि अफलातून के ये जो मकालमात हैं, प्लेटो के ये जो डायलॉग्स हैं, ये सिर्फ फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही रिच कैलिबर का लिटरेचर भी है। यानी इसमें ट्रेजिडी भी है, इसमें कॉमेडी भी है, ये बहुत डीप लिटरेचर है, ये फिक्शन है। तो इस डायलॉग का नाम है सिंपोजियम। सिंपोजियम कहते हैं फॉर्मल ड्रिंकिंग पार्टीज को, यानी कि कदीम यूनान में ये डिनर के बाद ये पार्टीज अरेंज की जाती थी, जिसमें यानी एथेनियन इंटेलेक्चुअल्स आया करते थे और एक तरीके से फ्री स्पीच होती थी। आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते थे, यानी ड्रिंकिंग भी होती थी और डिस्कशन भी होता था। तो इन पार्टीज को काफ़ी इनकरेज किया जाता था। ये एक तरीके से फ्री स्पीच लाती थी, ये आइडियाज़ डिस्कस करते थे लोग, नई नई बातें सामने आती थी। तो ये इनका एक बड़ा अच्छा मकसद हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे एथेनियन सोसाइटी डिके का शिकार हुई, ये पार्टीज भी बिल्कुल ही ड्रिंकिंग पार्टीज बन गई, ये पार्टीज भी बिल्कुल ही सेक्स पार्टीज बन गई, और इनका असल मकसद जो था वो फौत हो गया। तो ये जो डायलॉग है ये एक ड्रिंकिंग पार्टी के ऊपर लिखा गया है जिसमें सुकरात मौजूद था। ये डायलॉग नरेट कर रहा है अपोलोडोरस, जो उस ड्रिंकिंग पार्टी में नहीं था, लेकिन उसने एरिस्टोडीमस से जो कुछ सुना वो नरेट कर रहा है। एरिस्टोडीमस सुकरात के साथ उस पार्टी में गया था। तो डायलॉग यहां से शुरू होता है कि एरिस्टोडीमस बताता है कि यार मैंने सुकरात को देखा, वो बड़ा नहाया हुआ, धोया हुआ, कपड़े अच्छे पहने हुए, बाल बनाए हुए, चप्पल पहना हुआ आ रहा है। सुकरात तो चप्पल नहीं पहनता था, सुकरात तो गंदे कपड़ों में रहता था, सुकरात तो जंगों में चप्पल नहीं पहनता था। तो कह रहे मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सुकरात से पूछा कि भाई खैरियत है, मतलब नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के चप्पल पहन के कहाँ जा रहे हो? तो सुकरात ने कहा कि यार वो एगोथॉन जो ट्रेजिडी राइटिंग का मुकाबला जीता है यूनान में, वहां पर एक जो थिएटर हुआ करता था, वहां पर सारे ट्रेजिडियंस अपनी अपनी ट्रेजिडीज लाया करते थे और वो प्ले किया करते थे और उनमें मुकाबला होता था। जो नंबर 1 आता था उसको बड़ी बड़ी इज्जत मिलती थी। तो उस साल एगोथॉन एक ट्रेजिक राइटर है जो मुकाबला जीता था, जिसके घर पे ये पार्टी अरेंज की गई है और सुकरात को भी इनवाइट किया गया है। तो सुकरात एरिस्टोडीमस को कहता है कि यार कल भी बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि मुझे क्राउड इतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो आज चलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यानी मैं तैयार होकर जा रहा हूँ। तो वो कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। अब एरिस्टोडीमस कहता है कि यार मुझे तो बुलाया ही नहीं है। वो कहता नहीं कोई मसला नहीं, आ जाओ। खैर ये दोनों चल पड़ते हैं। अब जब ये एगोथॉन के घर के पास पहुंचते हैं तो सुकरात को कोई ख्याल आ जाता है। अब जब आमतौर पर सुकरात को कोई ख्याल आता है तो सुकरात हर चीज छोड़ देता है, वो रुक जाता है और वो अपने ख्याल में खो जाता है, और जब तक वो ख्याल पूरा ना कर ले वो आगे नहीं बढ़ता। अब एरिस्टोडीमस ने कहा कि यार मैं थोड़ी देर तो खड़ा रहा सड़क पर, लेकिन फिर मैं अंदर चला गया, यानी जो बिन बुलाया आया था वो अंदर चला गया और सुकरात बाहर खड़ा अपना कॉन्टम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है, अपना ख्याल जो उसको आया हुआ उसको मुकब्बल कर रहा है।
यानी बेसिकली यहाँ पर यह दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि सुकरात के नज़दीक खाना पीना पार्टीज वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट उसकी सोच है, यानी वो अपने सोचों को किस तरह से मुकम्मल करता है। खैर अंदर जब एरिस्टोडीमस पहुंचता है तो वो लोग कहते हैं क्या करें यार, मतलब खाना शुरू करेंगे नहीं करेंगे, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। खैर फिर वो कहते हैं कि चलो खाना शुरू करते हैं, आ जाएगा सुकरात। फिर जब वो तकरीबन खाना आधा कर लेते हैं तो सुकरात आता है। खैर फिर वो भी बैठ जाता है, वो भी खाना खाना शुरू करता है। तो इनमें से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसमें 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी एक ट्रेजिक राइटर है, कॉमिक राइटर है, एक पॉलिटिशियन है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है। बेसिकली प्लेटो एक क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट कर रहा है एथेनियन सोसाइटी का, और फिर बताएगा कि ये सारे ही शोबे करप्ट हो चुके हैं। तो एक शख्स खड़े होकर कहता है कि यार आज हम ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, यानी हम पहले ही हंगओवर हैं कल की वजह से, परसों की वजह से, और थके हुए भी हैं, खाना भी बहुत खाया हुआ है। वो कहते हैं ये फ्लूट गर्ल जो है इसको भी निकाल दो, आज सिर्फ बातें करेंगे, यानी आज हम डिस्कस करते हैं इश्क को, कि इश्क क्या होता है, और इश्क की शान में तकरीरें करते हैं। यानी बहस करने के बजाय एक एक शख्स खड़े होकर राउंड में इश्क की शान में तकरीर करेगा और बाकी सारे सुनेंगे। तो बाकी जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, पहले ही हम बहुत हंगओवर हैं, तो वाकई आज शराब नहीं पीते इतनी ज़्यादा, और इश्क पे स्पीच करते हैं। तो 6 लोग हैं पार्टी में जो स्पीच करेंगे, लेकिन एंड में अल्सिबाइडीज आ जाएगा जो कि एक पॉलिटिशियन है। अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग्स सुने हैं तो आपको पता है वो घटिया तरीन आदमी है। वो आके पार्टी क्रैश करेगा, वो धुत है नशे में, और वो भी स्पीच करेगा, लेकिन वो इश्क के ऊपर स्पीच नहीं करेगा, वो सुकरात के ऊपर स्पीच कर देगा। वो सुकरात को पसंद करता है, तो पार्टी क्रैश कर देगा। और ये लोग जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि आज ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, वो सारे ड्रिंकिंग में लग जाते हैं। मतलब सितम ज़रीफ़ी यही है कि सुकरात चाह रहा था कि वो उनको ऊपर लेकर आए, वो जो डिवाइडेड लाइन से ऊपर लेकर आए, उनकी सोच बुलंद करे, लेकिन वो अल्सिबाइडीज आता है और सबको ड्रिंकिंग में लगा के पार्टी इधर से उधर कर देता है। तो पहली तकरीर फेड्रस करता है। फेड्रस जवान है, यानी इस डायलॉग में 6 लोग हैं, 3 जवान हैं 3 बूढ़े हैं। तो फेड्रस जवान है, फेड्रस बड़ा एम्बिशियस है, उसके दिमाग में ऑनर और ग्लोरी और आर्मी चलता रहता है। फेड्रस पर बड़ी मेहनत की थी सुकरात ने, फेड्रस के अंदर बहुत पोटेंशियल देखा था सुकरात ने। सुकरात समझता था कि ये बहुत कुछ डिलीवर कर सकता है एथेंस के लिए, लेकिन वो नहीं कर सका। एक और सेपरेट डायलॉग भी है जो प्लेटो ने लिखा है, जिसका नाम ही फेड्रस है, जिसमें सुकरात, प्लेटो ने लिखा है कि सुकरात उसके साथ बैठ के इश्क डिस्कस कर रहा है। उस डायलॉग का टॉपिक भी इश्क ही है। तो फेड्रस तकरीर करता है, छोटी सी तकरीर करता है। फेड्रस बहुत ही अच्छी तकरीर करता है। यानी फेड्रस कहता है कि इश्क जो है वो एक देवता है, इश्क सबसे पुराना देवता है। इश्क इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, इश्क इंसान को बहादुरी सिखाता है। वो कहता है कि वो सारे काम जो शायद आप आम जिंदगी में ना कर पाएं, लेकिन जब आप इश्क में होते हैं तो वो कर जाते हैं। इश्क आपको जंगें जितवाता है, इश्क आपको इतना बहादुर कर देता है कि आप अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। वो कहता है इश्क आपको खुदा से करीब लाता है, इश्क आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है। वो कहता है कि जब अगर आप मिसाल के तौर पे जंग लड़ रहे हैं और आपको पता है कि आपका माशूक आपको देख रहा है, तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत और हिम्मत आ जाती है। वो कहता है अकीलीस, जिसने अकेले ट्रोजन वॉर जितवाई थी, वो पेट्रोक्लस की वजह से जितवाई थी, क्योंकि पेट्रोक्लस उसका माशूक था। तो जब अकीलीस को यह पता चला कि पेट्रोक्लस को मार दिया गया है, तो उसने इश्क में आकर वो सारी जंग जितवा दी थी जो ट्रोजन वॉर थी, यानी एक आदमी ने। देखिए अकीलीस उनका बहुत बड़ा हीरो था। तो बेसिकली फेड्रस जो है वो अकीलीस को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता है, जबकि सुकरात लोगों को अकीलीस से दूर ले जाना चाहता है। अगली तकरीर पोसेनियस करता है। पोसेनियस लॉयर है, पोसेनियस बुड्ढा है। पोसेनियस बेसिकली एक ठरकी बुड्ढा है। ये एगाथॉन के साथ एक रिलेशनशिप में है। एगाथॉन जिसके घर में ये डिनर पार्टी हो रही है, ड्रिंकिंग पार्टी हो रही है। तो पोसेनियस भी अच्छी स्पीच करता है, ये फेड्रस की ही स्पीच को आगे बढ़ाता है। पोसेनियस कहता है कि एथेनियन सोसाइटी में इश्क को इनकरेज किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी हमारे यहाँ लोग अपना इश्क डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे यहाँ इश्क को इनकरेज किया जाता है। वो दूसरी सोसाइटीज़ का बताता है कि जैसे ईरान में तो स्पोर्ट्स भी अलाउ नहीं है, ईरान में तो
फिलॉसफी भी अलाउ नहीं है, ईरान में तो इश्क भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां का बादशाह नहीं चाहता कि लोग आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट करें। तो वो कहता है हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी एथेनियन सोसाइटी में इश्क को अलाउ किया जाता है, इश्क लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, छुपाते नहीं है, इश्क को इनकरेज किया जाता है। वो ये भी कहता है, दूसरी बात वो ये कहता है कि देखिए हर इश्क एक जैसा नहीं होता है, यानी वो कहता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को अब्यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, सिर्फ सेक्स के लिए, सिर्फ जिस्म के लिए, सिर्फ अपनी एक दूसरे को धोखा देते हैं। यानी वो कहते हैं कुछ लोग बुरा भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि उसकी वजह से तमाम आशिकों पे इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। कुछ लोग अच्छे आशिक भी होते हैं, कुछ लोग दिल से इश्क करते हैं, कुछ लोग सच्चे होते हैं, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो बेसिकली वो कर तो स्पीच रहा है, लेकिन सुना हैगाथॉन को रहा है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। वो मतलब एक ठरकी बुड्ढा है जो सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश कर रहा है। और वो तीसरी बात ये करता है कि वो इस यानी इश्क के लेवल को एक लेवल और ऊपर लेकर आता है, यानी फेडरस की स्पीच को, और वो कहता है कि इश्क सिर्फ जिस्म से नहीं होना चाहिए, इंसान के सोल को भी देखना चाहिए। यानी जिस्म तो कुछ अरसे में वो खूबसूरती नहीं रहती, लेकिन सोल तो इंसान का खूबसूरत होता है। तो सोल से जो इश्क किया जाता है वो असल इश्क होता है, जिस्म की ख्वाहिश असल नहीं होती। तो अगली स्पीच की टर्न आती है एरिस्टोफेनीज की। एरिस्टोफेनीज एक बहुत मशहूर कॉमेडी राइटर है और एरिस्टोफेनीज और सुकरात की दुश्मनी है। तो ये डायलॉग क्योंकि प्लेटो लिख रहा है जो कि सुकरात का शागिर्द है, तो वो एक तरीके से सुकरात का बदला ले रहा है, क्योंकि एरिस्टोफेनीज ने कॉमेडी ड्रामा लिखा था जिसमें सुकरात को बहुत बेइज्जत किया था। तो इस डायलॉग में एरिस्टोफेनीज को एक तरह से एक कॉमेडी का लाफिंग स्टॉक बना के दिखाया जा रहा है। एरिस्टोफेनीज की तकरीर की बारी आती है तो दिखाते हैं कि उसको हिचकियां लग गई हैं और वो बहुत जोर जोर से हिचकियां कर रहा है। तो और उसके बराबर में जो डॉक्टर बैठा है एरिस्टोफेनीज, उससे पूछता है कि मैं क्या करूं, मुझको बहुत हिचकियां आ रही हैं। तो वो डॉक्टर उसको बोलता है कि यार ऐसा करो कि नाक में ऐसा करके एक तिनका लगा लो तो तुम्हें छींक आ जाएगी, तो तुम्हारी हिचकियां खत्म हो जाएंगी। खैर वो कोशिशें करता है लेकिन उसकी हिचकियां रुकती नहीं है। तो फिर वो एरिस्टोफेनीज से बोलता है जो कि एक डॉक्टर है कि यार मेरी बारी तुम ले लो, तुम तकरीर कर दो इश्क पे। अच्छा, एरिस्टोफेनीज तकरीर शुरू करता है। एरिस्टोफेनीज भी बूढ़ा है और एरिस्टोफेनीज एक डॉक्टर है। तो एरिस्टोफेनीज देखें, डॉक्टर जब भी सुकरात के डायलॉग्स में जब भी डॉक्टर का जिक्र आए तो आपको पता है सुकरात अपने आप को सोल का डॉक्टर बोलता था, और ये जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं ये बॉडी के डॉक्टर होते हैं। और बॉडी के डॉक्टर भी दो तरह के होते हैं। हमने रिपब्लिक में देखा था कि एक तो वो होते हैं जो मसले की जड़ तक जाते हैं ताकि वो बीमारी दोबारा हो ही ना, और कुछ डॉक्टर्स वो होते हैं जो ऊपर ऊपर से इलाज बता देते हैं ताकि उनकी नौकरी लगी रहे, उनका एक तरीके से बिजनेस चलता रहे। अब यहां पर भी एरिस्टोफेनीज जो है वो एरिस्टोफेनीज को ये नहीं कह रहा कि तुम खाना कम करो, तुम शराब पीना कम करो, बल्कि उसको मशवरे दे रहा है वक्ती तौर पर कि ऐसा करके नाक पे तिनका लगा लो तो तुम्हें छींक आ जाएगी। तो बेसिकली एरिस्टोफेनीज भी जो है वो एक 2 नंबर किस्म का डॉक्टर है। अब एरिस्टोफेनीज तकरीर करेगा इश्क पर, अच्छी तकरीर करेगा, छोटी सी तकरीर करेगा, और इसकी जो सारी स्पीच है वो हारमोनी से रिलेटेड है, यानी हम आहंगी से रिलेटेड है। एरिस्टोफेनीज कहेगा कि यानी ये भी पिछली बात को आगे बढ़ाएगा कि इश्क एक देवता है। ये भी यानी पोसेनियस की बात से एग्री करेगा कि हाँ कुछ लोग इश्क को अब्यूज भी करते हैं, इसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से सारे आशिकों पर एक बुरा नाम आता है। ये कहेगा कि इश्क की वजह से जो डिसहार्मनीज हैं हमारी बॉडी में और जो हमारे सोल में जो डिसहार्मनीज हैं वो हार्मोनाइज होती हैं। ये कहेगा कि दुनिया की हर चीज़ में इश्क है, यानी कि प्लांट्स में भी इश्क है, यानी कि ये कहेगा कि जानवरों में भी इश्क है, बल्कि वो ये कहेगा कि बहुत सारे आर्ट्स हैं जिनका ओरिजिन ही इश्क है। यानी वो कहेगा जैसे मेडिकल का शोबा है, इसका ओरिजिन ही इश्क है। यानी आप एक दूसरे की केयर करते हैं तो फिर यानी मेडिकल का शोबा सामने आता है ना। तो वो कहता है कि मेडिकल के शोबे की बुनियाद इश्क है। वो कहता है कि म्यूजिक में जो रिदम है उसका जो सुरूर है वो भी इश्क है। ये कहता है कि एस्ट्रोनॉमी जो हम लोग करते हैं उसकी बुनियाद भी इश्क है। और ये कहेगा कि इश्क भी हेवनली भी होता है, ज़मीनी भी होता है। हमें चाहिए कि हम इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस कायम रखें। तो बेसिकली ये कहता है कि दुनिया में जो हारमनी है, दुनिया में जो हमआहंगी है, दुनिया में जो अमन है, इंसाफ है, ऑर्डर है, ये सब इश्क की वजह से है। और ये भी कहता है कि इश्क से इंसान परफेक्ट होता है, यानी इंसान इश्क से अच्छा होता चला जाता है। तो ये अच्छी सी स्पीच करता है, छोटी सी। तो अगली तकरीर की बारी आती है एरिस्टोफेनीज की।
इसकी हिचकियां खत्म हो चुकी होती हैं, फिर ये तकरीर करता है। एरिस्टोफेनीज कॉमिक जीनियस है यूनान का, और ये यानी एक शराबी कबाबी टाइप का आदमी है। ये बहुत ही दुनियादार टाइप का आदमी है। तो ये बात को, जो पिछले तकरीरों में बात को ऊपर लेकर गए थे, इश्क को देवता तक का मकाम दिया था, ये जरा बात को नीचे ले आएगा। यानी ये उन लोगों ने तो ये कहा था ना कि इश्क सोल से होता है, इंसान की रूह से होता है। ये इंसान के इश्क को जिस्मानी लेवल पे ले आएगा, और ये बात को देवता से लेके उसकी सतह से भी नीचे लाके इंसानी सतह पर ले आएगा। बुनियादी तौर पर ये एक मिथ सुनाएगा। ये कहेगा कि जब इंसानों को पहले पहले बनाया गया था तो इंसान जुड़े हुए होते थे, यानी एक मर्द और औरत ऐसे जुड़े हुए होते थे। 2 सर होते थे, 4 पांव होते थे, 4 हाथ होते थे। वो इंसान परफेक्ट होते थे, वो इंसान बहुत ताकतवर होते थे। वो इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने खुदाओं को चैलेंज करना शुरू कर दिया, और फिर जूस जो था वो नाराज हो गया और उसने इनको स्प्लिट कर दिया, तो मर्द और औरत अलग अलग हो गए। तो अब जो इश्क है वो बुनियादी तौर पे आप अपना वो जो दूसरा आधा हिस्सा है, आप उसकी तलाश में होते हैं। वो आधा हिस्सा जो पहले आपके साथ हमेशा हमेशा से चिपका हुआ था, उस आधे हिस्से की तलाश को बेसिकली इश्क कहते हैं। यानी ये बुनियादी तौर पर इश्क को जिस्मानी सतह पर ले आया है, यानी कि जिस्मों के मिलाप को इसने, एरिस्टोफेनीज ने इश्क बना दिया। तो ये कहता है कि हमारा जो हम हैं, हम आधे हैं, और हम अपने वो जो दूसरा आधा हिस्सा है उसको मिस कर रहे हैं। और इतनी पुरानी है हमारी, यानी जो इश्क की जो ख्वाहिश है वो इतनी पुरानी है। और जब हमारा आधा हिस्सा जो हम हैं अपने दूसरे आधे हिस्से से मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ना सिर्फ हमारा जिस्म एक दूसरे के लिए ख्वाहिश करता है, बल्कि हमारा सोल भी मिस करता है हमारे जो दूसरा आधा हिस्सा है उसको। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, हम आधे और जो दूसरा आधा है हिस्सा मिल जाता है, तो समथिंग मैजिकल हैपेंस, यानी एक तरीके से एक जादू सा हो जाता है। ये कहता है कि इश्क कोई देवता नहीं है, ये एक बेसिकली बॉडीली कनेक्शन है। और ये बॉडी जब कनेक्ट होती है अपने उस आधे हिस्से से जिससे ये जुदा हुई होती है, तो इंसान एक तरीके से बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। यानी ये बेसिकली कह रहा है कि इंसान जो इतना ज्यादा सेक्स करता है वो बेसिकली अपने दूसरे आधे हिस्से को ढूंढ रहा होता है। तो ये उन चीजों को जस्टिफाई करता है। ये तकरीर को जो पिछले मुकर्रर ऊपर ले गए थे, ये उसको बिल्कुल नीचे लेके आ जाता है, इंसानी सतह पर, जिस्मानी सतह पर, और देवता की सतह से नीचे ले आता है। अगली तकरीर एगाथॉन करता है। एगाथॉन ये वो शख्स है जिसके घर पे ये पार्टी हो रही है, जो ट्रेजेडी का सबसे बड़ा अवार्ड जीता है यूनान का। यानी 30,000 लोगों ने खड़े होकर उसके ड्रामे पर तालियां बजाई थी और वो नंबर 1 आया था। वो ड्रामा सरवाइव नहीं किया। तो एगाथॉन फिर से इश्क को ऊपर लेके जाता है, यानी एरिस्टोफेनीज नीचे लेकर आ जाता है इंसानी सतह पर, जिस्मानी सतह पर। ये फिर से कहता है कि नहीं, इश्क एक देवता है, इश्क सबसे खुश देवता है, इश्क सबसे जवान देवता है, इश्क जो है वो बहुत ही नाजुक है, इश्क बहुत कमसिन है। यानी वो कहता है इश्क जो है वो सख्त दिलों में नहीं रहता, इश्क बहुत हसीन है, इश्क ना नाइंसाफी करता है और ना नाइंसाफी सहता है। वो कहता है कि जो जंगों का देवता है वो खुद इश्क के देवता का आशिक है। तो बेसिकली इश्क का देवता सबसे ऊपर है, क्योंकि जंगों का देवता भी उसका आशिक है। वो कहता है कि इश्क का देवता एक शायर है और वो दूसरों को भी शायर बना देता है। वो कहता है इश्क सबसे हसीन है, इश्क से दुनिया में अमन है, हर शख्स को चाहिए कि वो इश्क की तकलीद करे। वो कहता है इश्क का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हुस्न होता है, और वो कहता है कि इश्क ही से दुनिया में दानिश है, इश्क ही से दुनिया में बहादुरी है, इश्क ही से दुनिया में म्याना रवी है, इश्क ही से दुनिया में अदल है। तो यानी ये बहुत अच्छी स्पीच करता है, और सुकरात इसकी स्पीच की तारीफ करता है और कहता है कि यार तुम्हारी स्पीच से मुझे गोर्गियास याद आ गया। तो बेसिकली उसकी तारीफ भी कर रहा होता है और बता रहा होता है कि तुमने बिल्कुल एक वो सोफिस्ट की तरह की स्पीच की है, जो लच्छेदार स्पीच नहीं होती, यानी जिसमें सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की है। तो एक तरीके से एक लाइट बैंटर करता है सुकरात उस पर। उसके बाद सुकरात के तकरीर की बारी आती है सबसे आखिरी में। सुकरात आमतौर पर यह कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इसलिए वाइज हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं।
लेकिन इस डायलॉग में सुकरात पहली बार कहता है कि द ओनली थिंग आई से आई नो इज द आर्ट ऑफ लव, यानी मैं एक ही चीज जानता हूं और वो ये है कि मैं इश्क का फन जानता हूं। यानी ये बड़ी अजीब बात है, सुकरात कभी इस तरह का दावा करता नहीं है कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, लेकिन इस डायलॉग में बोलता है कि मैं इश्क का फन जानता हूं। अब सुकरात अपनी तकरीर शुरू करता है। सुकरात बताता है कि मेरी एक टीचर थी डायोटिमा, उससे मैंने ये सब कुछ, ये जो इश्क का आर्ट है, इश्क का फन है, मैंने उससे सीखा है। और फिर सारी तकरीर बताता है कि मैंने उससे क्या क्या सीखा है। इश्क, सुकरात कहता है इश्क एक नीड है, इश्क एक जरूरत है। बुनियादी तौर पे सुकरात से पहले जिन लोगों ने तकरीर की होती है, पहले सुकरात उनकी नफी करता है। सुकरात कहता है कि भाई इश्क उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन एफ्रोडाइटी की सालगिरह थी, इसीलिए सुकरात ये कहता है कि इश्क हमेशा हुस्न की तलाश में रहता है। यानी इश्क एक नीड है, क्योंकि इश्क हमेशा हुस्न की तलाश में रहता है, किसी चीज का मुतलाशी रहता है, इसलिए इश्क देवता नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि तुम लोग देवता देवता कर रहे थे, इश्क कोई देवता नहीं है। वो कहता है कि इश्क ना खूबसूरत है ना बदसूरत है, इश्क ना गरीब है ना अमीर है, इश्क ना जवान है ना बूढ़ा है, इश्क ना फानी है ना लाफानी है, यानी ना इमोर्टल है ना मोर्टल है। इमोर्टल से मुराद खुदा और मोर्टल से मुराद इंसान। तो वो कहता है ना इश्क खुदा है ना इश्क इंसान है, इश्क ना इल्म है, इश्क ना जिहालत है, इश्क ना मोहताज है, इश्क ना गनी है। तो पहले वो बेसिकली बोलते हैं तुम लोगों ने जो सारी लच्छेदार बातें की थी, इश्क वो सब नहीं है। सुकरात कहता है इश्क एक जज्बा है, इश्क एक रूह है जो इंसान और खुदा के दरमियान कलाम के लिए काम आता है। यानी इंसान और खुदा के दरमियान कलाम इश्क के जरिए होता है। इश्क ने इंसानों को खुदा से जोड़ा हुआ है। इश्क की वजह से इंसानों में और खुदा में फासला कम होता है। इश्क हमेशा खूबसूरत चीजों की तलाश में रहता है, और इल्म भी एक बहुत खूबसूरत चीज है, इसलिए इश्क को इल्म की भी ख्वाहिश रहती है। सुकरात कहता है कि इश्क चाहता है कि वो हर हसीन चीज पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर ले। यानी इश्क जो है वो इमॉर्टैलिटी चाहता है, यानी इश्क बकाए अबदी चाहता है। इसीलिए सुकरात कहता है कि इंसान दो तरह से वो इमॉर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो बकाए अबदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक तो फिजिकल तरीका है, जिस्मानी तरीका है कि आप बच्चे पैदा करते हैं और उन बच्चों के जरिए आप ये समझते हैं कि आपको इमॉर्टैलिटी मिल गई है, वो आपका नामो निशान जिंदा रखेंगे, इसीलिए आपको उन बच्चों से बहुत प्यार होता है। दूसरा फिजिकल तरीका, जिस्मानी तरीका यह है कि आप जंगों में कारनामे अंजाम देते हैं, आप बहादुरी करके दिखाते हैं, आप ऐसा काम करते हैं कि आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाए। तो सुकरात कहता है एक तो जिस्मानी तरीके से इमॉर्टैलिटी हासिल की जाती है, यानी बकाया अबदी हासिल की जाती है, क्योंकि इश्क बकाया अबदी चाहता है, इश्क इमॉर्टैलिटी चाहता है। दूसरा कहता है सुकरात एक तरीका है इमॉर्टैलिटी हासिल करने का आपके सोल के जरिए, आपकी रूह के जरिए। वो कहता है कुछ रूहें होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर वो दूसरी ऐसी रूहों की तलाश में होती हैं जो प्रेग्नेंट हो, जो खूबसूरत हो, फिर वो ऐसी रूहों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो खूबसूरत होती हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और फिर उन रूहों के साथ मिलके वो अपने आइडियाज के बच्चे पैदा करती हैं। और ये जो आइडियाज के बच्चे होते हैं, ये जाहिर सी बात है फिजिकल नहीं होते, जिस्मानी बच्चे नहीं होते, ये आइडिया के बच्चे होते हैं। लेकिन इन बच्चों की बड़ी केयर करनी पड़ती है, इनको बड़ा नर्चर करना पड़ता है। जैसे इंसानी बच्चों की, फिजिकल बच्चों की ख्याल करना पड़ता है, इसी तरह इन आइडियाज का भी ख्याल करना पड़ता है। ये बड़े डेलिकेट होते हैं, इनको बड़ा देखभाल करके ग्रो करना पड़ता है। और ये बच्चे उन फिजिकल बच्चों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और जिन जिन रूहों ने ये बच्चे पैदा किए होते हैं, इनको इन आइडियाज के बच्चों से बहुत प्यार होता है, और फिर ये नर्चर करके इनको बड़ा करते हैं, और इन आइडियाज के जरिए फिर ये लोग इमॉर्टैलिटी हासिल करते हैं, बकाए दवाम हासिल करते हैं। यानी कुछ लोग फिजिकल बच्चे पैदा करके इमॉर्टैलिटी हासिल करते हैं, कुछ लोग
आइडियाज के बच्चे अपनी रूह से पैदा करके इमोर्टैलिटी हासिल करते हैं। और फिर इसकी मिसाल यानी जो लोग रूह के जरिए आइडियाज के जरिए बच्चे पैदा करके बकाए दवाम हासिल करते हैं, इसकी मिसाल सुकरात देता है। जैसे हूमर हो गया, हूमर का नाम आज तक जिंदा है भाई। वेस्टर्न सिविलाइजेशन शुरू ही हूमर से होती है। हीसियड हो गया, यूनान की माइथोलॉजी के बारे में हम जो कुछ जानते हैं हीसियड की वजह से जानते हैं। सोलन हो गया जो एथेंस का बहुत बड़ा लीडर था। सुकरात यहाँ पे लिकरगस का नाम भी लेता है कि वो भी अपना इमोर्टैलिटी हासिल करनी उसने अपने आइडियाज के जरिए से। लिकरगस जिसने स्पार्टा को पहला आइन दिया था। तो ये बेसिकली सुकरात कहता है कि इश्क हुस्न की तलाश में रहता है, इश्क बकाए अबदी चाहता है, इमोर्टैलिटी चाहता है। कुछ लोग बच्चों के जरिए से हासिल करते हैं, कुछ लोग अपने सोल के प्रेग्नेंट होने के जरिए अपने आइडियाज के जरिए से इमोर्टैलिटी हासिल करते हैं। अब सुकरात अपनी मशहूर लैडर ऑफ लव का जिक्र करता है। सुकरात कहता है कि इश्क का पहला दर्जा यह है कि आप एक जाहिरी हुस्न से इश्क करें। दूसरा दर्जा यह है कि आप मल्टीपल जाहिरी हुस्न से इश्क करें, यानी कि आपको जाहिरी हुस्न तमाम जिस्मों में एक जैसा नजर आना शुरू हो जाए। तीसरा दर्जा इश्क का यह है कि आपको खूबसूरत सोल्स नजर आना शुरू हो जाए, यानी आपको लोगों की रूहों से प्यार होना शुरू हो जाए, खूबसूरत रूहों से। चौथा दर्जा इश्क का यह है कि आपको निजाम से, अदल से, इंसाफ से, एक्टिविटीज से, आमाल से, ऑर्डर से, नज्मो ज़ब्त से, प्लानिंग से प्यार होना शुरू हो जाए। पांचवा दर्जा इश्क का यह है कि आपको नॉलेज से प्यार होना शुरू हो जाए, आपको इल्म से प्यार हो जाए। और पांचवा दर्जा इश्क का यह है कि आपको वो जो हुस्न मुतलक है, वो जो हुस्न की आखिरी फॉर्म है, उस हुस्न की आखिरी फॉर्म की नॉलेज हो जाए। यानी अगर आपने सुकरात की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, यानी ये आलम जाहिर है, इसमें हर चीज जाली है, कोई चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी खूबसूरत चीज 100% खूबसूरत नहीं है। इसके ऊपर एक आलम हकीकत है जहां पर हर चीज अपनी परफेक्ट शक्ल में मौजूद है, तो खूबसूरती भी अपनी परफेक्ट शक्ल में मौजूद है। वो आलम फहम मने, उस खूबसूरती को हुस्न मुतलक कहते हैं, यानी दायमी हुस्न कहते हैं, हुस्न हकीकी कहते हैं। आखिरी इश्क की सतह यह है कि आपको उस हुस्न हकीकी का इरफान हो जाए। यानी सुकरात कहता है कि जब आपको वो फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल नजर आती है तो आप अपने हवास खो बैठते हैं और आपको यह ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि काश मैं दोबारा इसको देख सकूं। और अगर आपको मौका लगे तो आप सारी जिंदगी बैठ के उस हुस्न मुतलक को देखते रहें, आप और कुछ ना करें। तो सुकरात कहता है कि इस तरह से एक जाहिरी खूबसूरती से इश्क, और छठी मंजिल हुस्न मुतलक का इरफान। किस तरह से ये इश्क की मुख्तलिफ सीढ़ियां हैं जो इंसान चढ़ता चला जाता है, और जब आपको उस हुस्न मुतलक की एक झलक नजर आती है तो आप खुद भी लाफानी हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं। तो यहां सुकरात की यह तकरीर खत्म होती है। अब सुकरात की तकरीर के बाद एल्सियाबाइडीज आ जाता है। वो मैंने सुकरात आखिरी बंदा था, सुकरात की बाद किसी की तकरीर नहीं थी, लेकिन एल्सियाबाइडीज आ जाता है। एल्सियाबाइडीज, अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग सुने, आपको पता है कि वो एक बहुत ही घटिया कैरेक्टर है। वो एक स्टेट्समैन है, वो एक पॉलिटिशियन है, वो उसके पास सब कुछ था कि वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ यूं क्योंकि वो पावर हंग्री आदमी है, उसने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया, एथेंस को भी नुकसान पहुंचाया। तो वो इश्क की तारीफ में तकरीर करने के बजाय सुकरात की तारीफ में तकरीर शुरू कर देता है। वो कहता है कि भाई सुकरात को ना, लंबी तकरीर है, यानी बेसिकली वो कहता है सुकरात को ना भूख लगती है, क्योंकि ये जंग पे साथ होते हैं ना, कहता है ना इसको सर्दी लगती है, ये जहां पर फौजी पता नहीं क्या क्या पहनकर जा रहे होते हैं, ये बगैर चप्पलों के घूम रहा होता है, एक रात खड़े होके कुछ सोच रहा था तो पूरी रात सर्दी में खड़ा रहा। सुकरात को यानी वो बेसिकली बोलता है ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंड लगती है। ये बल्कि एक जगह बताता है कि एल्सियाबाइडीज के सुकरात ने मेरी जान भी बचाई और मुझे लेके भागा वहां से, और फिर जब मेडल मिलने का मौका आया तो पीछे हट गया, कह रहे मुझे मेडल भी नहीं चाहिए। और बहुत तारीफें करता है यानी सुकरात की कि सुकरात बहुत जबरदस्त आदमी है। फिर यह भी बताता है कि मैंने बहुत दफा कोशिश करी कि सुकरात मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी कर ले, लेकिन सुकरात हर दफा बच के निकल गया। बेसिकली सुकरात भी उसको फंसाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो विजडम में फंस जाए, वो फिलॉसफी में फंस जाए, वो सुकरात के तरीके कार पे चलना शुरू हो जाए। इसलिए सुकरात उसको बड़े मौके देता है।
वो सुकरात को किसी और एंगल से फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली वो अपना रोना रोता है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि सुकरात मेरे साथ फिजिकल हो जाए लेकिन नहीं हुआ। और चूंकि उसने आके पार्टी क्रैश की होती है तो पार्टी का बिल्कुल ही माहौल चेंज हो जाता है। सुकरात लोगों को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, गार से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, ये आके सारा माहौल ठप कर देता है और फिर से सारे जिन लोगों ने सोचा होता है कि शराब नहीं पीएंगे वो सारे शराब पीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये डायलॉग खत्म हो जाता है। उसके एंड में ये लिखा है कि सब लोगों को अगले दिन हैंगओवर था जबकि सुकरात अपना नॉर्मल दिन गुजारा, उसको कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि सुकरात जितनी भी शराब पी ले उसको कभी नशा नहीं चढ़ता। ये इस डायलॉग में लिखा है। तो ये बहुत खूबसूरत डायलॉग है। मेरा ख्याल है रिपब्लिक के बाद जो सबसे खूबसूरत डायलॉग अफलातून का लिखा हुआ है वो ये सिंपोजियम है, जिसको उर्दू में बज़्म तरफ कहते हैं। आप भी ज़रूर पढ़िए और आप इसको कैसे देखते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा।